भाषा अपनी बोलियो, जे चावो थे मान, राजस्थानी कम नहीं, नहीं कम राजस्थान। दोस्तों, इसी कड़ी के साथ अपने आगे की क्लासेस शुरू करते हैं राजस्थानी साहित्यकारों से संबंधित। हमने पीछे साहित्यकारों से 2 क्लासेस हम कर चुके हैं और अभी 1-2 क्लासेस और देखते हैं साहित्यकारों से संबंधित। और इसके साथ साथ अपने राजस्थान की प्रमुख महिला साहित्यकारों को अपने अलग से करेंगे दोस्तों। और साथ में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रमुख जो संस्थान हैं और उनके द्वारा जो प्रचारित पत्रिकाएं हैं वो किन भाषाओं में या साप्ताहिक मासिक, इसके अकॉर्डिंग अपने इनको लेकर आएंगे, जो कि आने वाली अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो कि एसआई, रीट लेवल 1, सेकंड और फर्स्ट ग्रेड, इवन आरएस के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहु उपयोगी ये क्लासेज रहने वाली है। दोस्तों, अपने शुरू करते हैं आज के साहित्यकार से संबंधित क्लास। तो इस क्लास को आप बिल्कुल ही ध्यान केंद्रित करके बिल्कुल ही तन्मयता से आप देखना है दोस्तों। और आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़िए और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस क्लास को दोस्तों आप बिल्कुल धैर्य से देखिए, एक बार क्लास को कंप्लीट धैर्यपूर्वक देखिए और हमारा ये विश्वास है कि आपको ये क्लास की एडिक्शन हो जाएगी, आपको क्लास की ये लत जरूर लगेगी। तो आप ये क्लासेज चाहते हैं कि रेगुलर आपको ऐसे कंटेंट, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है जो आपको मिलता रहे बिल्कुल। और एक मित्रों, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इन सभी की जो पीडीएफ नोट्स है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसी नाम से अभिनव कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी दोस्तों। और इसका जो लिंक है दोस्तों वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। आपको A to Z नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, कहीं पर भी आपको पैसे देकर कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। आपको सारा का सारा कोर्स यहीं पर आपको अवेलेबल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा दिया जाएगा। और दूसरी बात, हमारी कोई भी क्लास हम आपको प्राइवेट नहीं करेंगे, आपके लिए सदा ही अवेलेबल पड़ी रहेगी। आप जब जी चाहे तब इसको आप देख सकते हो, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार आपका मन करे ये क्लास आप देख सकते हो दोस्तों। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आगे की जो क्लासेज है वो मैं शुरू करता हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान और बिल्कुल कॉपी पेन अपना रजिस्टर साथ लेकर इसको देखिए दोस्तों। तो अपने आगे की कड़ी में देखते हैं साहित्यकारों से संबंधित मुनि जिन विजय जी। देखिए, मुनि जिन विजय जी के बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तो। और ये जो है भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न ये पूछा जा चुका है भी, इनका जन्म कहाँ हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर, ये पूछा जा चुका है मुनि जिन विजय के बारे में। दूसरा, सबसे इन्होंने क्या किया है कि हमारा जो इतिहास है जो बिखरा पड़ा था, इधर उधर बिखरा पड़ा था, उसको संग्रहित किया। किसने किया मित्रों? इन शब्दों को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। इन्हीं से संबंधित, इन शब्दों से संबंधित इनकी रचनाएं भी है। मैं जो बोल रहा हूं उसी से संबंधित इनकी रचनाएं भी है। इन्होंने क्या किया? राजस्थानी साहित्य जो बिखरा पड़ा था, यत्र तत्र बिखरा हुआ था, उसको क्या किया? जोधपुर में क्या किया? संग्रहित किया। क्या किया? संग्रहित। इस लाइन से एक संबंधित सारी सारी बातें जुड़ी हुई है। क्या? अब देखते हैं मित्रों कि इन्होंने, एक तो ये क्या थे? प्राच्य विद्याविद थे, यानी कि जो प्राचीन जो विद्या थी उसके विद्वान थे। पुरातत्वविद थे, यानी कि जैसे कि पुरातत्वविद भूमि से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करने वाले जो होते हैं वो पुरातत्वविद होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक सामग्रियों का जो अध्ययन करने वाले विद्वान होते हैं वो पुरातात्विक विद होते हैं। ठीक है, ये है इनकी ये विशेषता कि ये प्राच्य विद्याविद यानी प्राचीन विद्या के विद्वान और पुरातात्विद यानी पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन करने वाले विद्वान थे ये मुनि जिन विजय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान में रखना है। इन्हीं के प्रयासों से जोधपुर में प्राच्य विद्या, प्राच्य विधा नहीं विद्या, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई 1958 के अंदर। ये याद रखना है। यानी एक प्रश्न हमारे पास ये निकल के आया कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है मित्रों? जोधपुर में। किसके द्वारा स्थापना, किन के प्रयासों से? तो मुनि जिन विजय जी के प्रयासों से 1958 के अंदर। इनका जन्म जो हुआ है मित्रों आप देख सकते हो, रुपहेली, रुपहेली भीलवाड़ा के अंदर।
और देखिए मित्रों, इनसे संबंधित जानकारी, इन्हें 1961 के अंदर पद्मश्री मिला है, ये ध्यान में रखना। क्या मिला है मित्रों? पद्मश्री। क्या मिला? पद्मश्री। देखो, पद्मश्री तो देना बनता ही है इनको। अपना राजस्थान का इतिहास जो बिखरा पड़ा था उसको संग्रहित किया एक जगह पर, क्या किया? संग्रहित किया जोधपुर में। उस जोधपुर में संग्रहित करके, क्योंकि क्योंकि ये प्राच्य विद्याविद थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थापित करवाया, और वो सारा का सारा इतिहास जो इन्होंने संग्रहित किया था वो वहां पर क्या किया? इन्होंने रखवाया। तो इन्होंने क्या किया? तो जोधपुर में इनकी कर्मस्थली रही, तो इन्होंने क्या लिखा? राठौड़ वंशरी विगत एवं वंशावली। राठौड़ वंशरी विगत एवं वंशावली, ये इनकी रचना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। राठौड़ वंशरी विगत एवं वंशावली। देखो, इन्होंने क्या किया? पुरातन प्रबंध संग्रह लिखा। इन्होंने क्या लिखा? पुरातन प्रबंध संग्रह। मैंने शब्द बोले थे मित्रों, क्या कि मुनि जिन विजय ने क्या किया था? यत्र तत्र बिखरा इतिहास जोधपुर में क्या किया था? संग्रहित किया था। संग्रहित किया था और उसका क्या किया था? प्रबंध किया था। पुरातन, पुरातन क्या? ये पुरातात्विक विद थे दोस्तों, याद रखना। पुरातन प्रबंध संग्रह इनकी रचना है। दूसरी क्या? राठौड़ वंशरी विगत एवं वंशावली, किसकी? मुनि जिन विजय। और 1961 में इनको क्या मिला? पद्मश्री। तो हमने क्या पढ़ा मुनि जिन विजय के बारे में? मुनि जिन विजय के बारे में क्या कि 1888 के अंदर रूपा हेली भीलवाड़ा में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। राजस्थान के इतिहास को, बिखरे पड़े इतिहास को एकत्रित किसने किया? मुनिजिन विजय ने। 1958 में इन्हीं के प्रयासों से क्या किया गया? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जोधपुर में की गई। और इनकी रचना देखो, इनकी जो रचना मारवाड़ से संबंधित रही है, इनकी जो कर्मस्थली, तो राठौड़ वंशरी विगत एवं वंशावली पुरातन प्रबंध संग्रह इनकी रचना है। अग्रचंद नाहटा। अग्रचंद नाहटा बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनका जन्म बीकानेर में क्या हुआ? भी इनका जन्म बीकानेर में। ये भी पुरातात्विक विद थे। ये भी क्या थे मित्रों? पुरातात्विक विद थे। इसका मतलब क्या थे? ये पुरातात्विक विद थे तो ये क्या करते थे? प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों, शिलालेखों इत्यादि की खोज करते थे और इनकी क्या करते थे? स्टडी करते थे। क्या करते थे दोस्तों? क्या करते थे? स्टडी, यानी अध्ययन करते थे। तो देखो, इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि ये जो फेमस जो रचनाएं हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, ढोला मारूरा दूहा, वैली कृष्ण रुक्मणीरी, ये जो रचनाएं हैं दोस्तों किसके द्वारा खोजी गई? ये अगरचंद नाहटा। कैसे याद रखोगे? अगर नाहटा जी नहीं होते तो क्या होता? ये हमारे सामने नहीं आती। क्या? वैली कृष्ण रुक्मणीरी सामने नहीं आती, विसलदेव रासो सामने नहीं आता, ढोला मारूरा दूहा सामने नहीं आता। आप जानते हैं मित्रों, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई की रचना है, विसलदेव रासो पद्मनाभ की रचना है मित्रों, और ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की रचना है। वैली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ री रचना है दोस्तों। किसकी रचना? पृथ्वीराज राठौड़ री। अगर नाहटा जी नहीं होते तो ये हमें नहीं मिलती ये रचनाएं। ये याद रखना है। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, ढोला मारूरा दूहा और वैली कृष्ण रुक्मणीरी, इन ग्रंथों की खोज किसने की? अगरचंद नाटा। अगर ये नहीं होते तो ये नहीं मिलता। ठीक है मित्रों। रांगेय राघव, आगे की जो रचना क्या है? रांगेय राघव है ये। रांगेय नहीं, रांगेय या राघव। इनका जो मूल नाम था वो था TN आचार्य। क्या नाम था इनका? मूल नाम TN आचार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है मित्रों, ये ध्यान से देखना इसको। देखो, इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? 1923 के अंदर, आगरा के अंदर। तो आगरा बिल्कुल समीप है, बिल्कुल सटा हुआ भरतपुर से। क्या? बिल्कुल ही समीप है भरतपुर के। तो भरतपुर में इनकी क्या थी? पैतृक जागीर होने के कारण इनकी कर्मस्थली क्या रही? कर्मस्थली इनकी भरतपुर रही है मित्रों। रांगे राघव की क्या थी? भरतपुर रही। देखो, अब ये आधुनिक काल टाइम पीरियड देखो इनका 1857 के बाद के जन्म का है पीरियड। तो यानी ये क्या है? आधुनिक काल के हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, उपन्यासकार हैं और जीवनी लेखक हैं। ये ध्यान में रखना है। देखो, 1951, 54,
ये याद रखना है, 1951, 54, 57, 59, 61 और 62 और फिर 66, ये जो सन इनसे संबंधित हैं। किन से संबंधित? इनसे संबंधित हैं। इनको क्या मिला? 51 में, 51 51 51 में क्या है? केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। 54 में क्या है? डालमिया पुरस्कार। 54 में क्या है? डालमिया पुरस्कार। फिर 57 और 59 के अंदर, 57 और 59 के अंदर क्या मिला इनको? उत्तर प्रदेश सरकार, यानी देखो आगरा, आगरा उत्तर, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनको क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया 57 और 59 में लगातार इनको साहित्य के क्षेत्र में। अब देखो 61 के अंदर क्या हुआ? 61 के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। क्या मिला? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसको? रांगेय राघव को। किसको मिला? रांगेय राघव को। तो रांगेय राघव का 1962 में क्या हुआ? निधन हो गया मित्रों। क्या हो गया? निधन। ये याद रखना है। देखो क्या सन थे? 51, 54, 57, 59, 61, 62 और 66, ये जो सन है इनसे संबंधित हैं। 51 में 51 केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 54 में डालमिया पुरस्कार, 54 में डालमिया, 57 और 59 में दोनों में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार। 61 में क्या हुआ? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 62 में इनका क्या हो गया? निधन। इनको मरणोपरांत, यानी 66 के अंदर क्या मिला है? मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। मित्रों आगे देखते हैं रचनाएं इनकी। इनका जो प्रथम उपन्यास है ये है घरौंदे। क्या है? घरौंदे। कई बार ये ऐसे लिखा आता है घरौंदा, कई बार ये ऐसे घरौंदा लिखा आता है, लेकिन सही शब्द यही है घरौंदे। कई बार ये लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, घरौंदा घरौंदे। ये प्रथम उपन्यास किनका है? रांगेय राघव, रांगेय राघव। अब देखो सारी की सारी रचनाएं आपको ऐसे याद करवा देते हैं। याद क्या करना है? एक कहानी छोटी सी याद रखनी। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति है जिसको दफनाया जा रहा है, अब बस इतनी सी बात याद रखनी, तो सारी की सारी कहानियां इसकी याद हुई। कैसे? जब किसी व्यक्ति को दफनाया जा रहा है तो वो क्या कह रहा है? धरती मेरा घर, धरती मेरा घर, मुर्दों का टीला। और वो जब धरती में दफना दिया गया तो वो कह रहा है कब तक पुकारूं, और उसकी आखिरी आवाज भी नहीं अपने सुन पाए। क्या नहीं? आखिरी आवाज भी नहीं पाए, उनकी छोटी सी बात भी नहीं सुन पाए। किसकी? जिसको दफनाया जा रहा है मित्रों। और वो बिल्कुल ही गर्म हो गया, उबाल खा गया, जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। तो सारी की सारी रचनाएं याद होगी मित्रों, सारी की सारी रचनाएं याद होगी। क्या? कि घरौंदे प्रथम उपन्यास, उसके बाद धरती मेरा घर, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, उबाल, छोटी सी बात, पतझड़, पतझड़, और क्या है? प्रोफेसर। और क्या है? प्रोफेसर। देखो छोटी छोटी चीज है। एक इनकी रचना है चीवर। क्या है? चीवर। चीवर जो रचना है वो बौद्ध, बौद्ध संप्रदाय से संबंधित जो है उस पर जो लिखी गई रचना है। ठीक है, हर्षवर्धन से संबंधित है ये। ये चीज ध्यान में रखनी है, बौद्ध संप्रदाय से संबंधित चीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। चीवर, चीवर इन्हीं की रचना है। किन्हीं की? किसकी? रांगेय राघव। किसकी? रांगेय राघव। मूल नाम टी.एन. आचार्य की। चीवर। अब देखो मुर्दों का टीला आपको दोस्तों याद कराते हैं। मुर्दों का टीला किसके लिखा गया है? मुर्दों का टीला लिखा गया है हड़प्पा से संबंधित, जो कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? मुर्दों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो के ऊपर जो लिखी गई जो रचना है किसकी है मित्रों? मुर्दों का टीला है। किसकी है मित्रों? मुर्दों का टीला। याद रखना है ये किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? मुर्दों का टीला होता है दोस्तों। तो इसके ऊपर ये रचना लिखी। एक चीवर बौद्ध संप्रदाय से संबंधित
याद रखनी है। तो देखो, एक मुर्दा जिसको दफनाया जा रहा है व्यक्ति, क्या अब उसका घर क्या है? धरती मेरा घर, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, छोटी सी बात, सुने ही नहीं अपनों ने उसकी जिसको दफना रहे हैं। और जब बात नहीं सुनी तो उसको क्या आ गया? उबाल आ गया। दोस्त सारी की सारी रचनाएं याद होगी मित्रों। अब अब चाहे सावण है चाहे पतझड़ है, उसको क्या मतलब, ठीक है। तो पतझड़ और प्रोफेसर किसकी रचना है? रांगे है राघव की। एक इनकी काव्य रचना है, एक इनकी काव्य रचना है। ये तो जो थे इनके सारे के सारे उपन्यास थे, और सारे के सारे क्या थे? उपन्यास थे। एक जो इनकी काव्य रचना है पांचाली। पांचाली कौन होती है दोस्तों? पांचाली, पांचाली द्रौपदी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? द्रौपदी को। तो ये रचना है पांचाली काव्य रचना। एक इनका नाटक है विरूढ़क। क्या? विरूढ़क। विरूढ़क इनकी रचना क्या है? विरूढ़क इनकी रचना क्या है? नाटक है दोस्तों। क्या है? नाटक। एक पांचाली द्रौपदी होती है, तो द्रौपदी विनय एक रचना होती है, द्रौपदी विनय। अगर आपसे पूछे कि द्रौपदी विनय किसकी रचना है, तो रामनाथ कविया की है। किसकी मित्रों? रामनाथ कविया की। रामनाथ कविया की रचना है द्रौपदी विनय। वही अगर आपसे पूछे पाबूजीरा सोरठा भी किसकी रचना है? रामनाथ कविया की। अगर पूछे पाबूजीरा छंद किसकी रचना है, तो बिटू मेहा जी की रचना है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ जी का संबंध बीकानेर से है दोस्तों। बीकानेर राज घराने के थे ये। किनके थे भी? बीकानेर राज परिवार के, यानी बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के राजा, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के छोटे भाई। ये याद रख। ये क्या थे? पृथ्वीराज जी राठौड़ किसके भाई थे? बीकानेर के जरा राय सिंह के छोटे भाई थे, जो कि राय सिंह अकबर के अकबर के उनके राज दरबार में थे। और इनके राज दरबार में इनके दरबारी कवि ये थे कौन? पृथ्वीराज राठौड़। मित्रों कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। इनको पीथल शब्द दिया गया। इनका उपनाम जो है वो पीथल है। क्या है इनका? पीथल। कन्हैयालाल सेठिया जी ने इनको क्या कहा है अपने शब्दों में? पीथल कहा है। क्या मित्रों? पीथल। और एलपी टेसीटोरी ने इनको क्या कहा? डिंगल का हेरोस का है। दोस्तों क्या कहा है? डिंगल का हेरोस का है। एलपी टेसीटोरी ने क्या कहा है? डिंगल का हेरोस। लेकिन लेकिन मोतीलाल मेनारिया ने क्या कहा इनको? ये याद रखना है, ये याद रखना है। मोतीलाल मेनारिया ने, मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें डिंगल का, डिंगल का होरोम कहा है। क्या कहा है? होरोम। ये चीज ध्यान में रखनी है कि डिंगल का हेरोस किसने कहा है? डिंगल का हेरोस किसने कहा है? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी ने क्या कहा? डिंगल का हेरोस। लेकिन कहे डिंगल का होरोम किसने कहा है? तो मोतीलाल जी मेनारिया ने इनको क्या कहा? डिंगल का होरोम का। ये चीज ध्यान में रखनी है। किसके दरबारी कवि थे जी? अकबर के दरबारी कवि थे। अच्छा, इनके एक चीज ध्यान में रखनी है, श्रृंगार, वीरस और भक्ति तीनों का क्या था? समायोजन था। तीनों क्या था? समायोजन था। ऑफ कोर्स तीनों का समायोजन था। देखो इनकी रचना गंगा लहरी, इसको गंगा जीरा दूहा भी कहते हैं। दशम भागवतरा दूहा, वैली कृष्ण रुक्मणीरी, वैली कृष्ण रुक्मणीरी, ठाकुर जीरा दूहा। वैली कृष्ण रुक्मणी को, वैली कृष्ण रुक्मणी को ही
कवि दुर्साहड़ा ने क्या कहा है, 5वां वेद और 19वां पुराण का है। वैली कृष्ण रुक्मणी को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, 10,000 हाथियों के समान बल के समान माना है इसको। किसको? वैली कृष्ण रुक्मणी को। अगर पूछे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति कौन सी है, तो वैली कृष्ण रुक्मणी रही है मित्रों। और राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो क्या है, वैली कृष्ण रुक्मणीरी। ये पूछे आपसे तो किस में, किस भाषा में लिखी गई है, तो ये उत्तरी मारवाड़ी के अंदर है। ये किसमें है? ये उत्तरी मारवाड़ी के अंदर है दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है, ये बता ही दिया हमने जी। अब सारंगधर, अब सारंगधर कौन है, ध्यान में रखते हैं अभी। सारंग देव के गुरु थे क्या, राघव देव। क्या थे? राघव देव। इनके गुरु कौन थे? राघव देव। राघव देव के पुत्र हैं आगे दामोदर। क्या है? दामोदर। दामोदर के आगे पुत्र है कौन? सारंगधर। ये ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, ये सारंगधर कौन है? हमीर देव चौहान, रणथंभौर के हटी राजा, हटी हमीर के गुरु कौन? गुरु राघव देव। राघव देव के पुत्र दामोदर, पुत्र दामोदर। दामोदर के आगे पुत्र सारंगधर। इन्होंने लिखी हमीर रासो। क्या लिखा है दोस्तों? हमीर रासो। एक इन्होंने लिखी है सारंगधर संहिता। क्या लिखी है? सारंगधर संहिता। संहिता का मतलब होता है कानून की, कोड। क्या होता है अभी? कोड होता है। जैसे इंडियन पीनियल कोड होता है आईपीसी, वैसे ही संहिता लिखी इन्होंने, सारंगधर संहिता। एक इन्होंने सारंगधर जी ने संगीत की पद्धति विकसित की है। इन्होंने क्या दी? संगीत की पद्धति दी है इन्होंने, ये याद रखना है। और जिसके अंदर गंधर्व शास्त्र और वृक्ष आयुर्वेद का संक्षिप्त पाठ इसके अंदर सुरक्षित है। क्या है भी? वृक्ष आयुर्वेद और गंधर्व शास्त्र का संक्षिप्त संक्षिप्त पाठ क्या है इसके अंदर सुरक्षित है दोस्तों, ये याद रखना। देखो आयुर्वेद और गंधर्व, यानी गंधर्व शब्द आ जाए दोस्तों, आप याद रखना सदा ही, गंधर्व शब्द आ जाए तो मतलब डांस से शब्द है। ये किसका संबंध है? ये समझ लेना क्या है, डांस यानी नृत्य से संबंधित है। तो गंधर्व से, गंधर्व शास्त्र से संबंधित और वृक्ष आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उसका संक्षिप्त पाठ इसमें क्या है? सुरक्षित है। संगीत पद्धति जो इन्होंने दी है, ये याद रखना है दोस्तों। भगवती लाल व्यास, भगवती लाल व्यास अभी याद कराते हैं। देखो, पाणिरी पहचान, पाणिरी पहचान, रुख बत्तीसी, ओलख नमो स्वरूप, ओलख नमो स्वरूप। ये देखो भगवती लाल, भगवती यानी भगवान, भगवती यानी भगवान। इनकी रचना है अनहद नाद। इनको 1987 में केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? केंद्रीय साहित्य पुरस्कार। देखो अनहद नाद क्या होता है? अनहद, अनहद मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्थात जो कभी भी कभी बंद नहीं होती, वो नाद मतलब क्या है? साउंड है। क्या है? साउंड। अर्थात ब्रह्मांड के अंदर जो अविचल रूप से, अनंत रूप से साउंड वेव जो है वो साउंड क्या करती रहती है? ध्वनि करती रहती है। वह उसके ऊपर जो इनकी रचना लिखी गई, क्या? अनहद नाद लिखी है भगवती लाल व्यास। जैसे आपने सुना हो अनहद नाद कौन सी एक ध्वनि है? जैसे आपने सुना हो ओम की जो ध्वनि है वो क्या है? अनहद नाद है दोस्तों। ठीक है, कहीं कहीं ईश्वर को अनहद नाद भी कहा है दोस्तों। तो देखो ईश्वर को यानी भगवत, कौन? भगवान। ठीक है, भगवती लाल व्यास की पाणिरी पहचान, रुख बत्तीसी, रुख बत्तीसी और ओळख नवो स्वरूप। रुख बत्तीसी, देखो रुख शब्द आया है और एक बत्तीसी शब्द आया है। अगर तो आ जाए रुख, रूख किसकी रचना है? तो विजयदान देथा की है। रूख शब्द आ जाए तो विजयदान देथा की है। अगर आ जाए अनोखा पेड़ तो भी किसकी है? विजयदान देथा की। तो देखो ये रूख शब्द आया इसलिए मैंने कहा बता देते हैं, ये रचनाएं किसकी हैं? विजयदान देथा की। ये मित्रों आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तभी इनको याद कर पाओगे आप। विजयदान की देथा की है रूख और अनोखा पेड़। लेकिन आज रूख बत्तीसी तो किसकी है? भगवती लाल व्यास की। एक शब्द आया बत्तीसी, तो बत्तीसी शब्द आया तो क्या है? कुकवि बत्तीसी अगर आ जाए
कुकवि बत्तीसी, एक तो रूक बत्तीसी और एक कुकवि बत्तीसी। तो कुकवि बत्तीसी है बांकीदास जी। किसकी रचना है? बांकीदास की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? बांकीदास की रचना है, ये याद रखना है। तो दोनों शब्द आ गए इसलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। देखो, अनहद नाद भगवती लाल व्यास, अनहद नाद भगवती लाल व्यास, इसको 1987 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सत्य प्रकाश जोशी, सत्य प्रकाश जोशी। देखो, एक इनकी रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट, राधा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? एक राधा। देखो, राधा का उल्टा करेंगे तो क्या होगी? धारा। क्या होगी? धारा। तो याद रहे, एक राधा और एक सहस्त्र धारा किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी की। सत्य प्रकाश जोशी की। वैसे भी राधा नाम सत्य है, राधा नाम क्या है भी? सत्य है। तो सत्य प्रकाश जोशी की एक तो राधा, राधा का उल्टा धारा, सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी की। एक है बाम्बी, बाम्बी, बाम्बी सांप ने कहवाया, बाम्बी सांप। गांगेय, एक रचना क्या है इनकी? गांगेय। एक दीवा कांपे क्यों, दीवा कांपे क्यों, जैसे हवा चलती है ना तो दीपक कांपता है, उसके ऊपर लिखा गया है। यानी दीवा कांपे क्यों का मतलब ये है, जिस प्रकार दीपक वायु चलने पर बाह्य बाह्य आडंबर के कारण दीपक क्या है? भटकता है, ऐसे विचलित होता है, वैसे का वैसे ही मतलब मन जो है हमारा वो क्या होता है? बाह्य आडंबरों से क्या होता है? विचलित होता है। ये मन का जो दीवा है ना, उसको कहता है दीवा कांपे क्यों, दीवा कांपे क्यों। किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी। और सत्य ही बोलना है, क्या बोलना है? बोल बारमली, सत्य ही बोलना है। बारमली को कह रहे हैं सत्य प्रकाश जोशी, सत्य बोल, ठीक है। तो बोल बारमली किसकी रचना हुई मित्रों? सत्य प्रकाश जोशी की। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला इनको, बोल बारमली के लिए, सत्य प्रकाश जी जोशी को। एक पीछे हमने रचना की थी अभी, अभी एक हमने एक रचना पीछे की है दोस्तों, भगवती लाल व्यास 1987 के अंदर केंद्रीय साहित्य पुरस्कार अनहद नाद के लिए। और इनको किसके लिए मिली है दोस्तों? इनको मिली है बोल बारमली के लिए, ये याद रखना। रामनाथ कविया, रामनाथ कविया दोस्तों, ये याद रखना है। अभी हमने जिक्र किया था द्रौपदी विनय, क्या जिक्र किया था? द्रौपदी विनय। तो द्रौपदी विनय किसकी रचना है? रामनाथ कविया की। एक हमने जिक्र किया था भी पाबूरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा किसकी रचना है दोस्तों? रामनाथ कविया की। एक है करुणा बावनी, किसकी रचना है? रामनाथ, रामनाथ कविया। राम बड़े ही करुणावान थे, क्या थे भी? राम बड़े ही करुणावान थे। और करणी, करणी भी किसकी रचना है दोस्तों? करुणा। करुणा और करणी, करुणा और करणी दोनों एक जैसी रचना है, दोनों दोनों क्या है? याद। तो करुणावान कौन थे? रामनाथ थे। राम कौन थे? बड़े ही दयालु थे, यानी बड़े ही करुणावान थे, ठीक है। तो करुणा बावनी, बावनी शब्द आया है तो लिखे एक कायर बावनी। कायर बावनी, कायर बावनी किसका है मित्रों? बांकीदास जी की रचना है, बांकीदास जी की रचना है कायर बावनी, ठीक है मित्रों, याद हो गया। पाबू जीरा सोरठा, अगर तो पूछे पाबू जीरा सोरठा है तो रामनाथ कविया, अगर पूछे पाबू जीरा छंद किसकी रचना है तो ये याद रखना है। तो बिट्ठू मेहा जी, बिट्ठू मेहा जी किसकी रचना है? पाबू जीरा छंद। देखो, उम्रदान लालस, उम्रदान लालस। देखो, इसमें ना सारे के सारे रचनाएं जैसे याद कराते हैं अभी आपको, पहले तो इनको पढ़ लेते हैं। जैसे सपना रो छंद, सपना रो छंद उम्रदान लालस। सपनों में जो भी आए अपनी लालसा रहती है, जो भी सच हो जाए सपने, लालसा रहती है सपने सच हो जाए, उम्रदान लालच। विरुद्ध छियत्री, एक शब्द आया है विरुद्ध छियत्री। देखो, ये है छियत्री, छियत्री। एक आ जाए विरुद्ध छियत्री, ये शब्द में अंतर है दोस्तों। विरुद्ध छिहत्तरी, अगर शब्द आता है विरुद्ध
छिहत्तरी तो कवि दुर्सा आढ़ा है। क्या है जी? कवि दुर्सा आढ़ा। ये याद रखना है। अगर शब्द आए विरुद्ध छिहत्तरी तो कवि दुर्सा आढ़ा। अगर शब्द आता है विरुद्ध छियत्री तो शब्द उमरदान लालच की रचना है। ठीक है। आगे है कलदार करामात। कलदार करामात। अब देखो, अकबर रो, अकबर को हाल, अकबर रो हाल, हाल है ये, जैसे हाल होते हैं ना, हाल बेहाल, वही हाल है ये। अकबर, अकबर को हाल। अब देखो, डफोल ढूंढी, डफोल ढूंढी, ये देखो रचना किसकी है दोस्तों? डफोल ढूंढी, ये उमरदान लालच की रचना। देखो, धर्म कसौटी, यहाँ से आपको सारी रचना याद करवाते हैं। एक बार पढ़ लो, जैसे विचार की बुराई, दारू रा दोष, अमल रा अवगुण, तमाकू री ताड़ना ओळमो। अगर अपने सारी उम्र क्या करेंगे? विचार करेंगे, यानी गलत रास्ते पे चलेंगे, धर्म पे नहीं चलेंगे, धर्म पे नहीं चलेंगे, ढफोड़ की तरह दारू पिएंगे, अमल खाएंगे, तमाकू खाएंगे, तो ओळमा ही लेके आएंगे ना। क्या लेके आएंगे? ओळमा लेके आएंगे। दोस्तों याद होगी ना सारी की सारी रचनाएं। क्या करेंगे? देखो, अगर अपने सारी उम्र, सारी उम्र यानी उम्रदान, अपने क्या करेंगे? अगर अपने सारी उम्र क्या करेंगे? ढफोड़ की तरह कभी ना तो धर्म पे चलेंगे और हमेशा ही विचार यानी गलत रास्ते पे चलेंगे, दारू पिएंगे, अमल खाएंगे, तमाकू खाएंगे, और ओड़ में आएगा, और क्या आएगा? सारी की सारी रचनाएं होगी दोस्तों। क्या होगी? सारी की सारी रचनाएं याद होगी। ढफोड़ की तरह क्या करेंगे? धर्म पे नहीं चलेंगे, विचार बुराई करें, बुराई पे रास्ते पे चलेंगे, दारू पिएंगे, अमल खाएंगे, तमाकू खाएंगे, तो क्या आएगा दोस्तों? ओड़ में ही आएगा, और क्या आएगा? तो सारी की सारी इस प्रकार से अपनी सारी रचनाएं याद होगी। एक विरुद्ध छियत्री उमरदान लालस, और एक विरुद्ध छिहत्तरी कवि दुर्सा आडा। ये चीज है। सुमेर सिंह शेखावत, देखो ये दोनों दोनों रचनाएं याद करते हो। सुमेर, तू मे, यहां शब्द को पकड़ो इसको, ये मे है यहाँ पर, सुमेर के अंदर मे है। मे से मेघ माल, रचना क्या है? मेघ माल। तो मित्रों एक याद होगी, सुमेर से मेघ माल। मैं से फिर, मेर से मरु मंगल। क्या? मरु मंगल। दोनों दोनों रचनाएं याद होगी सुमेर सिंह शेखावत की। दोनों की दोनों रचनाएं क्या होगी? याद होगी। मरु मंगल के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। देखो, सुमेर सिंह शेखावत, मेर, सुमेर शब्द देखो, सुमेर, मे से मेघमाल, और मेर से मरु मंगल, और मरु मंगल के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है दोस्तों। दोनों की दोनों रचनाएं अपने को याद हो गई। गंगानंद मैथिली, गंगानंद मैथिली, देखो गंगानंद मैथिली कर्ण सिंह के दरबारी कवि थे। कर्ण सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। देखो, मैंने इसकी उपाधि साथ में लिख दी, जंगलधर बादशाह। जंगलधर बादशाह। बीकानेर और जोधपुर के जो क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकानेर के प्रदेश को क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश। तो जांगल का बादशाह यानी कर्ण सिंह, ये औरंगजेब जी ने इनको उपाधि दी थी। औरंगजेब ने क्या दी थी इसको? उपाधि दी थी। राजा महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। ये तो इनकी उपाधि। अब ये गंगानंद मैथिली जो थे, कर्ण सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। इन्होंने लिखी साहित्य कल्पद्रुम। क्या लिखी? साहित्य कल्पद्रुम। और कर्णभूषण, कर्ण यानी कर्ण सिंह, कर्णभूषण। ठीक है मित्रों, कर्णभूषण, ये रचनाएं किसकी लिखी हैं? ये गंगानंद जी मैथिली की हैं। अब देखो दोस्तों, कल्पद्रुम शब्द आया है, अगर आ जाए जय सिंह कल्पद्रुम, अगर क्या आ जाए जय सिंह कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो जय सिंह कल्पद्रुम जो रचना आ जाए मित्रों किसकी है? तो ये याद रखना है, जय सिंह कल्पद्रुम। देखो, साहित्य कल्पद्रुम गंगानंद मैथिली, और जय सिंह कल्पद्रुम आ जाए रत्नाकर। क्या नाम आ जाए? रत्नाकर भट्ट पौंड्रिक। ये रचनाकार हैं इसके, रत्नाकर भट्ट पौंड्रिक। अगर आ जाए जय सिंह चरित्र, अगर आ जाए जय सिंह चरित्र, तो मित्रों याद रखना है राम कवि। क्या याद रखना है? राम कवि। क्या याद रखना है दोस्तों? राम
कवि। देखो गंगानंद मैथिली की रचना है साहित्य कल्पद्रुम और कर्णभूषण। कर्णभूषण, ये कर्णभूषण लिखना बनता है क्योंकि इनके ये दरबारी कवि थे। ऐसा कोई भी दरबारी कवि नहीं होगा जो अपने राजा के जिसके आश्रय में रहता हो उसकी प्रशंसा में कुछ लिखे ना। ठीक है, तो कर्णभूषण गंगानंद मैथिली, साहित्य कल्पद्रुम गंगानंद मैथिली। कल्पद्रुम शब्द आया तो मैंने कहा भी जय सिंह कल्पद्रुम भी याद रख लो, रत्नाकर भट्ट पौंडरिक, रत्नाकर भट्ट पौंडरिक। और जय सिंह शब्द आया तो जय सिंह चरित्र भी याद रख लेना, राम कवि। क्या याद रखना दोस्तों? राम कवि। माही मराठी महाराजा अनूप सिंह, देखो माही मराठी भी इनकी उपाधि थी। और महाराजा अनूप सिंह, अनूपगढ़ इन्होंने बसाया था, बीकानेर के शासक। अब देखो अनूपगढ़ के राजा हैं ये, यानी बीकानेर रियासत के राजा, इन्होंने अनूपगढ़ बसाया। अनूप राजा हैं खुद, तो खुद को क्या मानेंगे? विवेकशील मानेंगे। क्या मानेंगे भी? विवेकशील मानेंगे। और स्वयं को क्या मानेंगे? भी हमारा सूर्य की तरह क्या हुआ है? उदय हुआ है। क्या हुआ है? सूर्य की तरह उदय। और ये भी जानते हैं कि हमने काम के बारे में क्या है? जान लिया है। काम के बारे में क्या है? जान लिया है। तो दोस्तों देखो अनूप विवेक, खुद को क्या मानते हैं ये? विवेकशील। खुद को क्या मानते हैं कि सूर्य की तरह हमारा क्या हुआ है? उदय हुआ है। और काम को ये जान चुके, काम कामदेव काम प्रबोध। तो ये अनूप विवेक काम प्रबोध अनूपोदय, इसकी रचना महाराजा अनूप सिंह की। श्राद्ध प्रयोग, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि, चिंतामणि और गीत गोविंद, इसकी रचना है दोस्तों अनूप सिंह की। देखो अनूप सिंह का नाम बड़ा ही शानदार है। अनूप अनुपम शब्द से बना है। किससे बना है? अनुपम से शब्द, अर्थात जिसकी तुलना किसी से न की जा सके। अनूप सिंह ऐसे ही राजा थे, ऐसे राजा ये अनूप सिंह, जिस पर दोस्तों पीएचडी हो सकती है। क्या हो सकती है? पीएचडी। संगीत, शास्त्र, शस्त्र सभी के ज्ञाता थे। ये भी गुम्बा की तरह शानदार राजा थे अनूप सिंह। और युद्ध कला में भी निपुण थे। अनूप विवेकशील राजा थे। काम प्रबोध, काम प्रबोध, शाद प्रयोग, चिंतामणि, क्या? चिंतामणि और गीत गोविंद किसकी रचनाएं हैं? अनूप सिंह की रचनाएं हैं ये। मणिराम, ये मणिराम अनूप सिंह के दरबारी कवि हैं दोस्तों। क्या है अभी? मणिराम अनूप सिंह के दरबारी कवि हैं। देखो अगर अनूप सिंह के दरबारी कवि हैं तो इनके आमोद प्रमोद से संबंधित रचनाएं, इनके आनंद की रचनाएं लिखेंगे अनूप विलास, अनूप विलास। अच्छा, अनूप व्यवहार सागर, ये कहते हैं इनका व्यवहार ही बड़ा शानदार था। अनूप सिंह का क्या था? व्यवहार बड़ा शानदार। अब किसी का व्यवहार कोई खुद थोड़ी बताता है, तो दूसरा बताएगा भी इसका व्यवहार शानदार था। तो अनूप व्यवहार सागर मणि राम, मणि राम याद रखना ये। अनंत भट्ट, अनंत भट्ट, अनंत भट्ट ये भी क्या है? अनूप सिंह के क्या है अभी? दरबारी कवि। अपने भारत के अंदर अनंत तीर्थ हैं। क्या है अभी? अनंत तीर्थ हैं, ये याद रखना है। भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर ही ले लो, तो राजस्थान में क्या है? अनंत तीर्थ हैं। क्या? तो तीर्थ रत्नाकर क्या है? अनंत भट्ट की है। क्या अभी? तीर्थ रत्नाकर क्या है? अनंत भट्ट की है। तो दोस्तों अभी रत्नाकर, रत्नाकर शब्द कुछ और लिख लेते हैं, जैसे तीर्थ रत्नाकर तो अनंत भट्ट की। अगर आ जाए, अगर आ जाए संगीत रत्नाकर, फिर क्या आ जाए? संगीत रत्नाकर। अगर आ जाए संगीत रत्नाकर तो ये याद रखना सारंग देव की है। इसकी रचना ये सारंग देव की, संगीत रत्नाकर। क्या आ जाए? संगीत रत्नाकर आ जाए तो सारंग देव की है। और तीर्थ रत्नाकर आ जाए तो अनंत भट्ट की है, ये याद रखना है। अगर आ जाए राज रत्नाकर, क्या आ जाए? राज रत्नाकर। अगर क्या आ जाए? राज रत्नाकर आ जाए तो ये सदा शिव की है। क्या है अभी? सदा शिव की। क्या है अभी? सदा शिव की। अगर आ जाए अनूप संगीत रत्नाकर, अगर क्या आ जाए? अनूप संगीत रत्नाकर आ जाए, अगर आ जाए अनूप संगीत रत्नाकर तो ये है भाव भट्ट की। क्या भाई? भाव भट्ट की।
तो दोस्तों रत्नाकर 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 ऐसे ही शब्द आ जाएं। अभी पीछे आया था रत्नाकर भट्ट पौंडरिक, तो वो जय सिंह कल्पद्रुम उनकी रचना थी। ये संगीत रत्नाकर याद रखना है। किसकी रचना है? सारंगदेव की। तीर्थ रत्नाकर पूछे तो अनंत भट्ट की। राज रत्नाकर पूछे तो सदाशिव की। अनूप संगीत रत्नाकर पूछे तो भाव भट्ट की। दोस्तों एक साथ रत्नाकर रत्नाकर याद रख लेना रचनाएं। भाव भट्ट, भाव भट्ट भी क्या थे? दरबारी कवि अनूप सिंह के। तो अनूप सिंह के दरबारी कवि आ गए, मणिराम आ गए। मणिराम ने क्या लिखा? अनूप व्यवहार सागर, और अनूप व्यवहार सागर लिखा मणिराम ने, ठीक है। और इन्होंने एक आए अनंत भट्ट जिन्होंने तीर्थ रत्नाकर लिखी, और भाव भट्ट अनूप सिंह के दरबारी कवि। देखो ये अनूप सिंह के प्रति भाव बड़े थे इनके, याद रखना। अनूप सिंह के प्रति भाव भट्ट के क्या थे? भाव बड़े थे। तो इसलिए भाव अच्छे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? अपनी हर रचना में अनूप सिंह के नाम से लिखी। जैसे कि संगीत अनूपांकुश, संगीत अनूपांकुश भाव भट्ट ने लिखी। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास भाव भट्ट ने लिखी। अगर पूछे अनूप संगीत रत्नाकर, तो भाव भट्ट ने लिखी। यानी अपने ऐसे याद रखेंगे, अनूप सिंह के प्रति इनके बड़े ही भाव थे। तो भाव भट्ट ने क्या लिखा? अनूप संगीत अनूपांकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। दोस्तों अजीत सिंह, अजीत सिंह ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट और जसवंत दे के पुत्र थे। क्या थे भी? जसवंत दे के पुत्र। अच्छा ये भी याद करते हैं। एक इनकी रचना अजीत सिंगरा कहया दुहा, एक निर्वाण दुहा। ये निर्वाण दुहा है, ऐसे है ये शब्द, निर्वाण दुहा, दूरा नहीं है, दुहा, ठीक है। गुणी थे ये, गुण के सागर थे। कौन? अजीत सिंह, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह। और गज उधार, गज उधार ये भी किसकी रचना है? अजीत सिंह की। दुर्गा पाठ भाषा, दुर्गा पाठ भाषा देखो वीर दुर्गादास राठौड़ इन्हीं के स्वामी भक्त थे। क्या थे भी? इन्हीं के भक्त थे, ठीक है। इन्हीं की स्वामी भक्ति की थी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को ही क्या किया था? पूरा राज्य दोबारा दिलवाया था औरंगजेब की कैद से। इन्होंने ही निकाला था, दुर्गादास राठौड़ ने ही। तो दुर्गा पाठ भाषा याद रख लोगे, अजीत सिंह। क्या? दुर्गा पाठ भाषा अजीत सिंह। गुण के सागर थे, तो गुण सागर दुर्गा पाठ भाषा अजीत सिंह। निर्वाण दुहा अजीत सिंह। और गज उधार अजीत सिंह। अजीत सिंह रा कहे दुहा किसकी रचना है मित्रों? ये भी अजीत सिंह की रचना है। भाषा शब्द आया है, तो एक रचना है गुणभाष। गुणभाष, तो ये गुणभाष शब्द आए तो ये हेम कवि की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? हेम कवि की। हेम कवि की रचना है गुणभाष, ये याद रखना है। भट्ट जगजीवन ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह अभय सिंह के दरबारी, अभय सिंह के दो तीन दरबारी है। भट्ट जगजीवन देखो अभयो उदय, अभय सिंह के दरबारी कवि से अभयो उदय लिख दिए। देखो कैसे? जग में देखो सुनो, भट्ट को अगर जग में जीवन का किसी का भय ना हो, जीवन में क्या हो? किसी का भय ना हो, तो वही क्या लिखेगा? अभयो उदय लिखेगा। क्या लिखेगा दोस्तों? अभयो उदय लिखेगा। यानी जग में जीवन में किसी का भी भय ना हो, किसी का भी क्या ना भय ना हो, तो वो क्या लिखेगा? अभयो उदय लिखेगा। वो क्या लिखेगा? अभयो उदय लिखेगा। याद हो गया मित्रों? भट्ट जगजीवन अभयो उदय। अभय सिंह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे। कर्णीदान चारण, कर्णीदान बारहट भी नाम आता है, कर्णीदान चारण भी नाम आता है, ये एक ही नाम है, ठीक है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश और विरद श्रृंगार, विरद श्रृंगार ये किसकी रचना है दोस्तों? कर्णीदान बारहट। एक इन्हीं के दरबारी कवि है वीरबाण, इनकी रचना क्या है? राजरूपक है मित्रों। क्या है? राजरूपक। आगे आगे वीरबाण राजरूपक।
राज रूपक। वीर बाण इसकी रचना क्या है? राज रूपक। तो ये देखो, ये भी अभय सिंह के, अभय सिंह के दरबारी कवि हो गए कौन? एक कर्णीदान जी हो गए, एक वीर बाण जी हो गए, एक जगजीवन भट्ट हो गए। तो जग में जीवन, देखो, जग में जीवन का किसी को भय नहीं, वही क्या लिखेगा? अभयोदय। यानी भट्ट जग जीवन क्या लिख रहे हैं? अभयोदय। कर्णीदान चारण या कर्णीदान बारहट की क्या है? दो रचनाएं, सूरज प्रकाश और विरद श्रृंगार। वीर भाण की राज रूपक। ठीक है, राज रूपक, ये राज रूपक है। और अगर आ जाए राज विनोद, ये तो है राज रूपक। अगर आ जाए राज विनोद, अगर क्या आ जाए? राज विनोद आ जाए, तो मित्रों भट्ट सदाशिव की, भट्ट सदाशिव की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? भट्ट सदाशिव की रचना है। राज विनोद आ जाए तो ये याद रखना है, राज रूपक आ जाए तो वीर भाण, ये याद रखना है। अगर आ जाए गुण रूपक, अगर क्या आ जाए? गुण रूपक, या फिर ये ऐसे लिखा आ जाए, राजगुण रूपक बंद, राजगुण रूपक बंद, राजगुण रूपक बंद, तो केशवदास की है। ये मित्रों केशवदास की, केशवदास की। तो ये याद रखना है, गुण रूपक आ जाए तो केशवदास, राज रूपक आ जाए तो वीरबाण, ठीक है, राज विनोद आ जाए तो भट्ट सदा शिव की। सुरति मिश्र, ये भी अभय सिंह के। देखो, सुर, इसमें सुरती में क्या छिपा हुआ है? सुर, सुर यानी देवता, देवता क्या थे? अमृत पिया था, अमर थे, अमृत पिया था। सुर यानी देवता, अमृत पिया था, वो अमर थे। तो सुरती मिश्र ने क्या लिखी? अमर चंद्रिका लिखी। क्या लिखी मित्रों? अमर चंद्रिका। क्या लिखी मित्रों? अमर चंद्रिका। अगर पूछे अमर महाकाव्यम, या अमर काव्य वंशावली, तो किसकी है? रणछोड़ भट्ट की है। ये मित्रों रणछोड़ भट्ट की है। ठीक है, अमर आ गया इसलिए मैंने लिख दिया। इसी को कहते हैं अमर काव्य वंशावली। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के शासक हैं ये। इनका जन्म बुरहानपुर यूपी में हुआ। बुरहानपुर यूपी में 26 दिसंबर 1626। कोई नहीं पूछता, हालांकि फिर भी देख लेना एक बार। इनकी जो रचना है भाषा भूषण, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत। देखो, सार, सागर, सार, सार इनकी रचना है। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, ये है महाराजा जसवंत सिंह की रचना। क्या? भाषा भूषण, भाषा भूषण। अगर पूछे यशवंत यशोभूषण, देखो इन्हीं के दरबारी कवि थे यशवंत यशोभूषण। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण वो क्लास में थोड़ा सा हो गया, तो अपने इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। महाराजा जसवंत सिंह को देख रहे थे अपने। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह का जन्म हुआ बुरहानपुर यूपी। इसमें हुआ बुरहानपुर यूपी में। ये 26 दिसंबर 1626। ये हालांकि कोई नहीं पूछेगा, ये जन्म डेट वगैरह बहुत कम पूछी है, रेयर केस में पूछी जाती है, लेकिन इनकी रचनाएं याद रखनी। महाराजा जसवंत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजा। भाषा भूषण, ये औरंगजेब के समकालीन थे, ये याद रखना। एक तो औरंगजेब के समकालीन थे। ये जोधपुर के महाराजा थे, जोधपुर के शासक थे ये, जोधपुर के शासक। ये भाषा भूषण, अप्रोक्स सिद्धांत इनकी रचना। अप्रोक्स
सिद्धांत, ये रचना। एक याद रखना, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। और सार, क्या सार, ये रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? महाराजा जसवंत सिंह की हैं। किसकी दोस्तों? जसवंत सिंह की। आगे देखते हैं अपने आगे रचनाएं। नरहरि दास, देखो नरहरि दास इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है नरहरि दास से संबंधित। ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के क्या दरबारी कवि, अभी हमने जिनके बारे में पढ़ा जोधपुर महाराजा के बारे में, जिनकी सार, अप्रोक्ष, सिद्धांत और चंद्रोदय ये रचनाएं थी, ये प्रबोध चंद्रोदय रचनाएं थी, उन्हीं के दरबारी कवि नरहरि दास। इनकी रचना है रसिक रत्नावली। क्या? रसिक रत्नावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना। रसिक रत्नावली किसकी है? नरहरि दास। इन्हीं की एक रचना है चरित्र अवतार, चरित्र अवतार, ये किसकी रचना है मित्रों? नरहरि दास की। एक रत्नावली शब्द आ रहा है, रसिक रत्नावली, एक आ जाए हंसावली, हंसावली मिलता जुलता शब्द था इसलिए। ये असाहित्य की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? असाहित्य की, ये ध्यान में रखना है। ये असाहित्य की रचना है दोस्तों, ये ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं नेक राम, ये जगत सिंह, जगत सिंह की रचना है नेक, नेक राम। देखो ये जगत सिंह सेकंड महाराणा है, ये उदयपुर के शासक महाराणा जगत सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे नेक राम। याद रखना है, जगत में नेक काम करने हैं। क्या करने हैं? जगत में नेक काम करने हैं। क्या करने हैं? जगत में नेक काम करने हैं। तो जगत विलास, नेक राम किसकी रचना हुई मित्रों? जगत विलास। जगत में, जगत में नेक काम करने, जगत में क्या करने हैं? नेक काम करने हैं मित्रों, याद हो गया, जगत विलास। और जगत विलास क्यों लिखेंगे? जगत सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे, महाराणा जगत सिंह सेकंड के दरबारी कवि। जैन मुनि हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी, देखो ये सारी की सारी रचनाएं याद रखें। देखो ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि पूछे गए हैं प्रश्न, ये कांस्टेबल में प्रश्न आया हुआ है, ये राजस्थान कांस्टेबल के प्रश्न में कि महाराणा प्रताप के निम्न में से महाराणा प्रताप के दरबारी कवि कौन से नहीं है? तो एक तो जैन कवि, जैन मुनि हेमरत्न सूरी इनके दरबारी कवि हैं। एक इनके जो दरबारी कवि हैं वो माला सांधु, माला सांधु। एक है चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र, ये इनके दरबारी कवि हैं। किसके दरबारी कवि हैं? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हैं माला सांधु और चक्रपाणी मिश्र। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि यानी उदयपुर, चित्तौड़, पद्मनी, रावल, रतन सिंह, इनसे संबंध रहेगा। तो गोरा बादल पद्मनीरी चौपाई इसकी रचना हुई मित्रों? हेमरत्न सूरी की। महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, यम कुमार चौपाई, सीता चौपाई और ये लीलावती रचना किसकी है दोस्तों? हेमरत्न सूरी की है। ये शब्द आया है सीता चौपाई, सीता चौपाई अगर पूछते हैं तो किसकी है? हेमरत्न सूरी। अगर पूछे सीता पुराण, अगर पूछे क्या? सीता पुराण, तो सीता पुराण है मित्रों श्रवण जाट की। किसकी है मित्रों? श्रवण जाट की। ये याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। ये सीता पुराण, सीता चौपाई, सीता चौपाई हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी सीता चौपाई। लेकिन पूछे सीता पुराण तो श्रवण जाट की रचना है दोस्तों। अच्छा, चक्रपाणी मिश्र की, ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। तो एक तो थी मुहूर्तमाला इनकी रचना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मुहूर्तमाला, ये याद रह जाए दोस्तों इसकी बार बार। चक्रपाणी कौन होते हैं? जिनके हाथ में चक्र हो, यानी विष्णु जी, विष्णु जी के गले में सदा ही होती है एक माला, याद रखना, मुहूर्त माला। एक विश्व वल्लभ, क्या? विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ किसकी रचना है? अगर कोई प्रताप का दरबारी कवि है तो उसको इतना तो, उसमें इतने तो गुण है कि वो विश्व का वल्लभ यानी विश्व का स्वामी बन सकता है। और एक एक क्या है? व्यवहार आदर्श, व्यवहार आदर्श। जो
प्रताप का दरबारी कवि होगा उसका आदर्श व्यवहार होगा। कैसा होगा दोस्तों? आदर्श व्यवहार होगा, ये याद रखना, व्यवहार आदर्श। तो चक्रपाणी की सारी रचनाएं होगी। चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु जी, मूर्त माला, विष्णु जी की सदैव गल में एक माला रहती है, फोटो याद रहेगी। विश्व वल्लभ, जो प्रताप का दरबारी कवि होगा वो विश्व का स्वामी तो बन ही सकता है, और व्यवहार उसका क्या होगा? आदर्श होगा। अच्छा, माला साधु, माला साधु की रचनाएं है महाराणा प्रताप जीरा झूलना, महाराणा प्रताप जीरा झूलना, और पातशाह अकबर जीरा झूलना, राय सिंगरी वेली और राय सिंगरी बात किसकी रचनाएं है? माला साधु की है मित्रों, माला साधु की रचनाएं हैं। ये देखो, राज रत्नाकर शब्द पीछे पहले आए थे, हमने डिस्कस इनके बारे में कर लिया है। सदाशिव राज रत्नाकर, सदाशिव राज रत्नाकर। अगर आता है तीर्थ रत्नाकर दोस्तों, तो तीर्थ, तीर्थ अनंत है, राजस्थान में तीर्थ क्या है? अनंत। तो अनंत भट्ट की रचना क्या है? तीर्थ रत्नाकर। रणछोड़ भट्ट अमर काव्य वंशावली या अमर काव्यम, ठीक है। दयाल दयास राणा रासो, राणा रासो। रावल राणा री बात, रावल राणा री बात किसकी है? दयालदास। और किशोरदास के राज प्रकाश, किशोरदास की क्या है? राज प्रकाश एक है सिसोदियारी ख्यात, सिसोदियारी ख्यात, ये याद रखना है। पंडित जीवाधर अमरसार, पंडित जीवाधर अमरसार। देखो हमने डिस्कस किया था, अमरसार शब्द आया तो सुरती मिश्र की थी अमर चंद्रिका, अमर चंद्रिका वो थी सुरती मिश्र की अमरसार। और एक अमर काव्य वंशावली यहाँ पास पास में लिख लेते हैं, सुरती मिश्र। अभी हमने डिस्कस किया था सुरती मिश्र के बारे में। सुर क्या होते हैं? देवता, देवताओं ने क्या पिया था? अमृत, अमृत पिया था, वो अमर थे, तो अमर चंद्रिका। ये किसकी रचना थी? सुरती मिश्र की। तो मित्रों आज की क्लास आपको, आज के लिए हमारा यही सेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे की क्लासेस में आपको और डिस्कस करेंगे साहित्यकारों से संबंधित। आप बिल्कुल इसी प्रकार वेट करते रहिए, आपको एक से एक बढ़कर साहित्यकार और उनकी रचनाएं और वो किन किन के दरबारों में आश्रित रहे, वो सारी डिटेल आपको जानकारी मिलती रहेगी, और विद PDF नोट्स। तो दोस्तों आज के लिए आपको हम इतना ही प्रोवाइड करवा रहे हैं मैटर, और आगे की क्लास के लिए आपको थोड़ा सा अगली क्लास के लिए चंद मिनट का वेट करना पड़ेगा। और आपको ये क्लास कैसे लग रही है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डालिए मित्रों। अगर आपको क्लास हमारी पसंद नहीं भी आ रही है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं भी हमें क्लास पसंद नहीं आ रही, या कोई सुझाव दे सकते हैं भी सर इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कीजिए, या प्रेजेंटेशन का तरीका में आप बता सकते हैं। जैसे आप सुझाव कहेंगे हम वैसे ही वैसे इसको लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।